Hello everyone, this is Avijan. Welcome to our YouTube channel सरस्वती विद्या पाठशाला। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था कला के तत्व, वही कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा सब टॉपिक जो है वो है रूप, जिसको हम इंग्लिश में फॉर्म बोलते हैं। इसको हम आकृति भी बोल देते हैं। ठीक है। तो कला के चित्र भूमि पर अंकन प्रारंभ करते ही रूप का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। जब कोई कलाकार अपनी चित्र भूमि पर कुछ भी अंकन स्टार्ट करता है तो वो क्या हो जाता है, एक रूप का निर्माण हो जाता है। ठीक है। ये सभी को पता ही होगा कि चित्र भूमि पर जब हम कुछ अंकन स्टार्ट करते हैं तो वो एक रूप ले लेती है, कोई भी चीज़ जो हम बना रहे हैं। ठीक है। तो कलाकार की चित्र भूमि पर अंकन प्रारंभ करते ही रूप का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ठीक। इस रूप सृजन के साथ ही चित्रभूमि क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। सक्रिय हो जाती है, सभी को पता है। जब हम कुछ करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। जब तक उस पर कुछ बना नहीं रहेगा तो क्या है, वो डिएक्टिव है, निष्क्रिय है, उसमें कुछ भी क्रियता नहीं है। और वह सक्रिय रूपों या आकारों तथा सहायक आकारों के मध्य क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। ठीक है। वो एक्टिव किस में, एक्टिव जो रूप है या कोई भी आकार है, शेप है, ठीक है, या सब आकार है, सब शेप है, उनके बीच में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाती है, विभक्त हो जाती है। ठीक। आगे देखते हैं। रूप वह क्षेत्र या स्थान है जिसका अपना निश्चित आकार व वर्ण होता है। ये सभी को पता है। कोई भी रूप है, हम सपोज फेस बना रहे हैं तो सबको पता रहेगा कि हाँ ये फेस है। ठीक है। सबको दिखाई दे जाएगा, पता चल जाएगा, क्योंकि उसका अपना निश्चित आकार है, वर्ण है। ठीक। अर्थात किसी वर्ण का क्षेत्र क्या कहलाता है, वो रूप कहलाता है। रूप किसी भी पदार्थ का चित्रभूमि पर प्रथम दृश्य क्या है, प्रस्तुतिकरण होता है। सभी को पता है, कोई भी जो पदार्थ है जिसको हमें बनाना होता है चित्रभूमि पर, उसका प्रथम दृश्य क्या है, वो प्रस्तुतिकरण है, कि हम उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है। रूप का जो फुल फॉर्म है, अब उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एफ से फर्स्ट है, ओ से ऑर्गेनिक है, आर से रेवलेशन है और एम से मैटर है। ठीक है। फर्स्ट ऑर्गेनिक, रेवलेशन, मैटर, फॉर्म है ये, कि जो पहले ऑर्गेनिक जो तत्व है उसको रेवलेशंस करना, ठीक, वो रूप कहलाएगा। ठीक। उस मैटर को रेवलेशन करना रूप कहलाएगा। रूप का जो वर्गीकरण है वो साधारणतः मेनली दो प्रकार का है, जिसको हम नियमित सिमेट्रिकल या सममित रूप बोलते हैं। दूसरा है अनियमित एसिमेट्रिकल फॉर्म, जिसको हम असममित रूप बोलते हैं। ठीक है। तो नियमित सममित सिमेट्रिकल फॉर्म क्या होता है, जिसके दोनों भाग समान हों, अर्थात रूप का अर्ध भाग शेष का ही विलोम हो, उसे नियमित या सममित रूप कहते हैं। ठीक। जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है, जिसके दोनों भाग समान हो। अगर हम इसको डिवाइड कर दें बीच में से, ठीक है, बीच में से डिवाइड कर दे तो ये भाग दोनों क्या इक्वल है। उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो वो एक हो जाएगा। अलग हो जाएंगे तब भी हम उसको पहचान पाएंगे कि हाँ ये घड़ा है, सुराही है, उसका है ये। जैसे ही वृत्त है, वृत्त बनाया, उसको डिवाइड कर दिया, तो ठीक है, ये भी क्या है, इसको हमने डिवाइड कर दिया, दोनों भाग इसके समान हैं। ठीक। तो ये क्या है, नियमित रूप हो गया। घन है, आयत है, त्रिकोण है, गिलास, सुराही आदि। इनको अगर हम बीच में से डिवाइड कर देते हैं तो इन दोनों ही भाग इनके इक्वल होते हैं। तो जो रूप का जो अर्थ भाग है, जो अलग भाग है, शेष भाग है, जिसको हमने अलग कर दिया है इन दोनों को, तो वो क्या कहलाएगा, नियमित रूप, सममित रूप या सिमेट्रिकल फॉर्म कहलाएगी। एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकता है कि सुराही नियमित रूप में आएगा या अनियमित रूप में आएगा। तो किस में आएगा, नियमित रूप में। कोई भी चीज़ है जिसको डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड करने के बाद भी वो सेम एक जैसी ही दिखाई दे, ठीक है ना, मतलब अंतर ना हो, ठीक, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रूप कहलाएगा, नियमित रूप। ठीक। जैसे ये रंगोली बनी हुई है, तो रंगोली में भी क्या है, अगर हमने इसको डिवाइड किया तो दोनों एक साइड, दोनों चीज़ें क्या है, शेष भाग भी उसका अलग है, लेकिन क्या है, वो एक उससे जुड़ा हुआ है, नियमित है वो। ऐसे ही आलेखन में। ठीक है। आगे देखते हैं। अनियमित रूप या असमित रूप, जिसके दोनों
समान ना हो। ठीक है, समान ना हो अर्थात शेष भाग मिलता जुलता ना हो, उसे अनियमित रूप या असमित रूप कहते हैं, जैसे शंख, पेड़, केतली आदि। ठीक, शंख, पेड़, केतली आदि। आगे देखते हैं, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसे हमने शेष भाग मिलता जुलता ना हो, अब हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे? हमने इसको ऐसे भी डिवाइड करा तो क्या है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है ना, तो ये क्या है, मिलते जुलते नहीं है, आपस में अनियमित है। तो ये किसका है, अनियमित रूप का एग्जाम्पल है। अनियमित रूप में दोनों समान नहीं होते, जो शेष भाग है वो मिलता जुलता भी नहीं होता, तो उसे अनियमित रूप कहते हैं। ठीक है, अब हम केतली को देखते हैं। तो केतली को अगर हम डिवाइड करते हैं बीच में, तो जो ये वाला हिस्सा है वो इस साइड नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या है, अनियमित रूप है। ठीक, आगे देखते हैं, सेक्रिय रूप जिसको हम एक्टिव फॉर्म बोलते हैं। किसी चित्र में जिसकी प्रमुख भूमिका होती है वह सेक्रिय रूप कहलाता है। ठीक, कोई चित्र है जिसमें उसकी क्या है, प्रमुख भूमिका है, ठीक, मेन रोल है, वो क्या कहलाएगा, एक्टिव रूप कहलाएगा, सक्रिय रूप कहलाएगा। सहायक रूप जिसको हम नेगेटिव और कमिटेड फॉर्म बोलते हैं। तो किसी चित्र में प्रमुख भूमिका निभाने वाले को जो अन्य रूप एकत्र होकर सक्रिय रूप को बल प्रदान करते हैं। भाई अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक सक्रिय रूप होता है जो एक्टिव होता है चित्र में। ठीक है, लेकिन उस चित्र को, एक्टिव रूप को जो आधार प्रदान करते हैं अन्य जो चित्र होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो सहायक रूप कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, रूप का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ फॉर्म। तो जो आयताकार रूप है, आयताकार रूप किस चीज़ का रिप्रेजेंट करता है, शक्ति को, एकता को, स्थिरता को और शांत। ठीक, अब त्रिभुजाकार रूप किसका है, त्रिभुजाकार रूप जिसको हम ट्रायंगुलर फॉर्म बोलते हैं, सुरक्षा को प्रकट करता है, शाश्वतता को और विकास को, इसको रिप्रेजेंट ये करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अंडाकार रूप लावण्य को, सौंदर्य को और सृजन को। सृजन को इसमें इसलिए कहा गया है, जैसे एक मुर्गी अंडा देती है तो वो क्या होता है, अंडाकार होता है, उसमें से क्या निकलता है, मुर्गी का बच्चा निकलता है। तो इससे क्या हो रहा है, प्रकृति का सृजन हो रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए ये सृजन हुआ है। ठीक है, लावण्य और सौंदर्य को प्रकट करता है अंडाकार रूप। ठीक, वृत्ताकार रूप पूर्णता को, क्योंकि पूर्ण है अपने आप में, आकर्षण को और एक गति को भी और विशालता को भी ये प्रकट करता है। विलोम त्रिभुज, उल्टा त्रिभुज। ठीक है, भाई जो आपका सीधा त्रिभुज था, ये त्रिभुजाकार रूप था, ये सुरक्षा, शाश्वतता और विकास था। लेकिन अब क्या है, उल्टा त्रिभुज जो है वो अशांति हो जाएगा, अनिश्चितता हो जाएगा, लिप्तता और शीघ्र परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, अब मेन जो पॉइंट्स हैं, वात्स्यायन के कामसूत्र में भी रूप भेद को चित्रकला के अंक के रूप में ही व्याख्या की गई है। ठीक है, वात्स्यायन के कामसूत्र में भी। रंग, बात करते हैं अब रंग की। रंग सभी को पता है, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी रंग के बारे में बहुत कुछ बताया था, देख लेना। वर्ण प्रकाश का गुण होता है, कोई स्थूल वस्तु नहीं होती, इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं होता, बल्कि क्या होता है, अक्षपटल द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाला एक प्रभाव होता है। ठीक है, ये होता है रंग। प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु के ऊपर पड़ती है तो वस्तु प्रकाश को परावर्तित करती है, जो रंग के रूप में दिखाई देती है। बताया था मैंने, ये जो प्रकाश की किरणें हैं जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो क्या है, वो प्रकाश की को परावर्तित कर देती है, कि किरणें प्रकाश को परावर्तित कर देती है और कुछ उसमें एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे ये सेब है, ठीक है, सेब क्या है, ये सेब रेड रंग का है। अब इस पे क्या, प्रकाश की किरणें पड़ी, ठीक है, तो इसने क्या करा, प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर दिया और उसने सिर्फ एक रेड रंग की जो किरण थी उसको एब्जॉर्व किया है। ठीक है, बाकी को क्या कर दिया, बाकी को उसने परावर्तित कर दिया, जिसको एब्जॉर्व किया वो उसके रूप में वो दिखाई देता है, इसलिए जो सेब होता है वो लाल रंग का दिखाई देता है। मैंने अपनी पहली वीडियो में इसको बहुत डिटेल से समझाया है, आप जाकर देख सकते हैं। आगे देखते हैं, मनुष्य के नेत्र की रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं की बहुत बड़ी मात्रा होती है, रॉड्स जिसको हम शलाका बोलते हैं, कोन जिसको हम शंकु बोलते हैं। ये भी मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, आप जाकर इसको देख सकते हैं। रॉड्स जो होती है प्रकाश और अंधकार के अंतर को पहचानती है। ठीक है, रॉड्स। और जो रॉड्स में बैंगनी रंग का वर्णक होता है, इसमें प्रकाश संवेदी वर्णक रोडाप्सिन पाया जाता है। कौन जो होता है शंकु, वो रेटिना की ऐसी कोशिकाएं जो मोटी और छोटी होती हैं,
अथवा शंकुआकार होती है उसे दृष्टि शंकु हम बोलते हैं। ठीक। रेटिना की ये कोशिकाएं प्रकाश के रंगों के लिए क्या होती है, सुग्राही होती है। और इन्हीं कोशिकाओं के कारण ही क्या होता है, विभिन्न रंगों का आभास होता है, सुग्राही ग्रहण करने वाली होती है। ठीक है। जैसे लाल नीला पीला रेटिना के द्वारा ही ऐसे हमें कलर्स का फील होता है, कलर्स का आभास होता है। कौन में आयोडाप्सिन नामक वर्णक पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। कौन में कौन सा वर्णक पाया जाता है, आयोडाप्सिन। न्यूटन के अनुसार न्यूटन ने 1660 में प्रिज्म के माध्यम से जब प्रकाश को गुजारा तो उसमें रंगों का समूह पाया गया, जिसे किसकी संज्ञा दी गई, स्पेक्ट्रम। क्वेश्चंस बनता है कि न्यूटन ने प्रकाश के रंगों की खोज कब की थी, 1660 में की थी। ठीक है। और जिसे क्या कहा गया था, स्पेक्ट्रम कहा गया था। इस स्पेक्ट्रम में 7 रंग बताए थे। ठीक है, जिसको हम विबग्योर भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। वी से वायलेट जिसको बैंगनी बोलते हैं, इंडिगो से गहरा नीला, ब्लू से नीला, ग्रीन से हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी और आर से रेड। तो ये विबग्योर फुल फॉर्म है। इंद्रधनुष के रंग में 7 रंग होते हैं जिनको विबग्योर बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये याद रखना, इनका क्रम एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है। आगे देखते हैं वर्ण का गुण। वर्ण के मुख्यतः 3 गुण होते हैं जिसको हम रंगत, मान और सघनता बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं, रंगत, मान, सघनता। तो रंगत ह्यू, और मान क्रोमा, और सघनता, सॉरी, मान वैल्यू, और सघनता क्या होती है, क्रोमा। ठीक है, ये सघनता क्रोमा, मान वैल्यू। ठीक है। मतलब जैसे डार्क है, फिर जो सबसे ज़्यादा डार्क, फिर हल्का लाइट हुआ, फिर और लाइट हुआ, तो ये क्या है, इसका मान है। ये डार्क से लाइट टोन में परिवर्तित हो रहा है, मान ही वैल्यू है किसका, मान क्या है यहाँ, तो क्या है, मान घट रहा है, मान बढ़ रहा है, वो दिखाया गया है। ठीक है। तो रंगत की बात करते हैं। यह मुख्यतः वर्ण का मुख्य गुण होता है, मुख्य प्रमुख रंग होता है जिसे दूसरे वर्ण से अलग किया जा सकता है, रंगत को। जैसे पीलापन, लालपन, नीलापन आदि। ठीक है। वर्ण का प्रमुख रंग होता है, ठीक, रंगत। मान रंगत में हल्केपन और गहरेपन को कहते हैं, डार्क एंड लाइट शेड। किसी भी रंग में अगर हम काला रंग मिलाएंगे तो मान क्या हो जाता है, घट जाता है। सब मैंने आपको पहली वीडियो में भी बता दिया था। और हल्का रंग, सफ़ेद रंग मिलाएंगे तो मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हल्का प्रभाव प्राप्त हो जाता है इससे, अगर हम सफ़ेद रंग मिलाते हैं। सघनता बात करते हैं क्रोमा की, यह रंग की शुद्धता का द्योतक होती है। क्रोमा रंग जितना तीव्र अथवा प्रखर होगा उसमें उतनी ही सघनता, उतनी ही शुद्धता होगी। मतलब कहने का मतलब ये होता है इसमें कि अगर जैसे हमारा रेड रंग है, रेड रंग में अगर हम किसी दूसरे रंग को मिला लेते हैं तो उसकी सघनता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रेड रंग अपने आप में प्योर है, जब तक रेड रंग अपने आप में प्योर है, उसमें कोई और रंग मिक्स नहीं हुआ है, तो क्या है, उसकी सघनता अधिक रहेगी, प्रखर रहेगी, तीव्र रहेगी। लेकिन अन्य रंग मिलते ही उसकी जो प्रखरता है, उसकी जो सघनता है, वो क्या हो जाएगी, शुद्धता उसकी वो कम हो जाएगी। ठीक है। जब तक वो अपने आप में है अलग, उसमें कुछ रंग मिक्स नहीं हुआ है, तब तक वो शुद्ध है, प्रखर है। तो रंग के उच्चतम तान को टिंट कहते हैं। ठीक है। जो हमारा उच्चतम तान है, सबसे उच्चतम तान है, उसको क्या कहते हैं, टिंट कहते हैं। और जब से निम्न तान होता है उसको छाया या शेड कहते हैं। ठीक है। जैसे ये क्या है, टिंट, और ये क्या है, शेड। ये सबसे उच्चतम तान हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, शेड। और सबसे निम्नतम तान हो गया, ये हमारा हो गया टिंट। ठीक है। शेड डार्क होती है, टिंट जो होता है वो लाइट होता है। इस बात का ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बनता है। सूत्र, टिंट में क्या होता है, रंगत, और क्या मिलाया जाता है, सफ़ेद रंग। ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, प्रकाश को, उच्चतान को और मान वृद्धि को। शेड क्या होता है, रंग है, रंग में हम क्या मिलाएंगे, काला रंग। तो ये किसको दिखाएगा, काला रंग छाया को दिखाएगा। तान इसका क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, और मान इसका कम हो जाएगा। शेड टिंट, शेड और टिंट को मिक्स करा, रंगत और धूमिल रंग। ठीक है। मतलब सफ़ेद और काले रंग को दोनों को मिक्स कर दिया तो धूमिल, सघनता, क्षय, कर्म हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। जर्मन वैज्ञानिक जो थे ऑसवर्ल्ड, उन्होंने 8 रंगों का एक वर्ण चक्र प्रस्तुत किया था, जिसमें क्या थे, 4 मुख्य रंग थे और 4 द्वितीय रंग थे। ठीक है। उन्होंने 8 रंगों का क्रम प्रस्तुत किया था। तो मनोवैज्ञानिकों ने 4 प्रमुख रंग कौन कौन से माने थे, हरा, पीला, लाल और नीला। वैसे कौन से माने जाते हैं, लाल, नीला, पीला, लेकिन उन्होंने हरे को भी इसमें
ऐड किया है। आगे देखते हैं रंग के प्रकार। रंगों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसको हम प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और तृतीयक रंग बोलते हैं। प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टेरिटरी कलर। ठीक है, ये भी मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं प्राथमिक रंग जो प्राइमरी कलर होते हैं वो कौन से होते हैं? लाल, नीला और पीला होते हैं। ठीक है, और इन लाल, नीले, पीले रंगों को आपस में अगर हम मिलाते हैं तो इनसे ही द्वितीयक रंगों की संरचना तैयार हो जाती है, द्वितीयक रंग बन जाते हैं। तो प्राथमिक रंग क्या होते हैं कि प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जो किसी भी रंग के मिश्रण से नहीं बनते। वे अपने आप में ही प्रमुख होते हैं, अपने आप में ही वे मूल होते हैं, किसी अन्य रंगों के मिलाने से वे मिलते बनते नहीं हैं। इनको हम मौलिक रंग भी बोल देते हैं, मूल रंग भी बोल देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग जो होते हैं, जिनको हम सेकेंडरी कलर होते हैं बोलते हैं, वे प्राथमिक रंगों को मिलाने से ही बनते हैं। प्राथमिक रंगों को जब हम आपस में मिलाते हैं, जैसे हमने लाल को और पीले को मिलाया, लाल और पीले को मिलाया तो हमारा कौन सा रंग बना? ऑरेंज रंग बन गया। अब हमने लाल और नीले को मिलाया तो हमारा कौन सा रंग बन गया? बैंगनी रंग बन गया। अब हमने नीले में पीला मिलाया तो हमारा कौन सा रंग बन गया? हरा रंग बन गया। तो नारंगी, हरा और बैंगनी क्या है? ये हमारे सेकेंडरी कलर है, द्वितीयक रंग है। ठीक है, तो जो दो प्राथमिक रंगों के मेल से बनते हैं वे द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग की बात करते हैं, जो प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग के दो रंगों के मेल से बनने वाले रंग जो होते हैं वे टेरिटरी कलर्स होते हैं, जिनको हम तृतीयक रंग बोलते हैं। इंटरमीडिएट कलर्स भी इनको हम बोलते हैं। जैसे पीला है और नारंगी है, पीला और नारंगी को मिलाने से क्या, कौन सा कलर बनता है? अंबर सिल्टन्स कलर बनता है। ठीक है, पीला और नारंगी को मिलाने से। नारंगी और लाल को मिलाने से कौन सा कलर बनता है? वर्मिलन कलर बनता है। लाल और बैंगनी को मिलाने से मर्जेंटा कलर बनेगा, बैंगनी और नीले को मिलाने से वायलेट कलर बनेगा। आप इसको देख सकते हैं, इससे समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नीला और हरा टील कलर, जिसको फिरोजी कलर बोलते हैं, टर्काइश कलर। हरे और पीले में स्प्रिंग ग्रीन या शॉर्ट रेस कलर्स इसको बोलते हैं, ये बनता है। ठीक है, कुछ विद्वानों ने तृतीयक रंग बताए हैं, जिसको हम रैसिट रंग, सिल्टन और सात ऑलिव बोलते हैं। नारंगी और बैंगनी को मिलाने से रैसिट बनेगा, नारंगी और हरे को मिलाने से सिल्टन बनेगा, हरे और बैंगनी को मिलाने से ऑलिव कलर बन जाता है। आगे देखते हैं समीपवर्ती रंग, जिनको हम एंटरलॉक्स कलर्स बोलते हैं। जो रंग एक ही रंग परिवार के सदस्य होते हैं, ठीक है, एक ही रंग के, एक ही परिवार के, उन्हें समीपवर्ती रंग बोलते हैं। जैसे येलो है, येलो की जो भी शेड्स होंगी वो किस में आएगी? उसके समीप वाले में आएगी। जैसे येलो है, लेमन येलो है, ऑरेंज है। ठीक है, ऐसे ही जो नीले की होंगी, ठीक है, नीलों की जितनी भी उसके पास की शेड्स होंगी, जैसे स्काई ब्लू है, पर्शियंस ब्लू है, कोबाल्ट ब्लू है, तो ये सब किस में आएंगे? समीपवर्ती रंग में। इनको हम एंटरलॉक्स कलर्स बोलते हैं, जो अपने एक ही परिवार के सदस्य होते हैं उनको। ठीक है, पूरक रंग जो आपस में एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं। ठीक है, यदि किन्हीं दो प्रमुख रंगतों को मिला दिया जाए और इनसे प्राप्त द्वितीयक रंग एक दूसरे के विरोधी रंग तथा पूरक रंग कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे लाल का पूरक क्या है? लाल का पूरक जो हो जाएगा, लाल का पूरक हो जाएगा हरा। ठीक है, लाल का पूरक क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। नारंगी का पूरक क्या हो जाएगा? नारंगी का पूरक हो जाएगा ब्लू। और बैंगनी का पूरक क्या हो जाएगा? बैंगनी का पूरक हो जाएगा पीला। ठीक है, तो ये क्या है? दो प्रमुख रंगतों को मिला दिया जाए, दो प्रमुख रंगतों को मिला दिया जाए तो इनसे जो प्राप्त द्वितीयक रंग है, जो द्वितीयक रंग जो हमारे प्राप्त हुए थे, ठीक है, ठीक, वो क्या है? वो पूरक रंग कहलाते हैं। ठीक, जैसे द्वितीयक रंग हमें क्या मिला था? हरा मिला था, ठीक है, नारंगी मिला था और बैंगनी मिला था। ठीक है, तो हरे का पूरक क्या हो गया? लाल हो गया। नारंगी का पूरक नीला हो गया। बैंगनी का पूरक पीला हो गया। ठीक है, तो ये पूरक या विरोधी रंग कहलाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं तटस्थ रंग, जिसको हम न्यूट्रल्स कलर बोलते हैं। जो कलर्स जैसे वाइट और ब्लैक, ये न्यूट्रल्स कलर होते हैं और इन्हें रंग के रंगतों के क्रम में इनको नहीं रखा जाता। और ये तीन माने जाते हैं, काला, सफ़ेद और ग्रे भी माना जाता है। काले और सफ़ेद रंग को मिलाने से ग्रे स्लेटी हल्का रंग इसमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल्स कलर होते हैं। वर्णहीन, जिसको एक्रोमेटिक एवर्णनीय रंग बोलते हैं, तो ये भी रंग होते हैं जिसके माध्यम से किसी चित्र में काला और सफ़ेद से चित्र को पूर्ण किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम में आता है 10th क्लास में कि तुम्हें तीन रंगों से, किन्हीं तीन रंगों से तुम्हें क्या करना है? आलेखन को पूरा करना है। ठीक है, तो उसमें हम क्या है, काले और सफ़ेद रंग को काउंट नहीं करते, क्योंकि इनको रंगों में नहीं माना जाता। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये अवर्णनीय रंग होते हैं। ठीक है, तो लेकिन इन रंगों से बने चित्र वर्णहीन कहलाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं
एकाकी रंग जो होते हैं उनको मोनोक्रोम रंग बोलते हैं, एक वर्णनीय रंग। ठीक है, जो एक रंग से बने विभिन्न टोन को मोनोक्रोम कहते हैं। जैसे एक ही रंग की विभिन्न टोन है, जैसे नीला है, डार्क नीला हो गया, फिर हल्का हो गया, गहरा नीला हो गया। तो ये जो टोन है, इसी टोन से ही हमें क्या करना है, एकाकी रंग मतलब पूरे चित्र को कंप्लीट करना, डार्क लाइट शेड लगा के। वो कौन सा, वो हमारा चित्र क्या कहलाएगा, मोनोक्रोमेटिक चित्र कहलाएगा वो। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक ड्राइंग्स वो हमारी कहलाएगी। एक ही रंग से हमें उसको पूरे को कंप्लीट करना होता है, वो एकाकी रंग में आता है। ठीक है, उसी की शेड यूज करनी होती है। आगे देखते हैं, पॉलीक्रोम कलर, मल्टी कलर्स, विभिन्न रंगों से बने प्रकाश को क्या कहते हैं, पॉलीक्रोम कहते हैं। गर्म रंग, उष्ण रंग, बात करते हैं गर्म रंग और उष्ण रंग की। वार्म्स कलर, ठीक है, वह रंग जो है हमारी रेटिना देर तक देखने में असमर्थ होती है, जो देर तक हम देख नहीं सकते, जो गर्म रंग, उष्ण रंग, वार्म्स कलर बोलते हैं। तो वह रंग जिन्हें हमारी रेटिना देर तक देखने में असमर्थ होती है, जो हमारी रेटिना है वो वार्म कलर्स को ज़्यादा देर तक नहीं देख पाती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उष्ण या गर्म रंग कहते हैं। तो ये तीन होते हैं, लाल, पीला और नारंगी। और इनसे बने जो रंग होते हैं उष्ण स्वभाव वाले, वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, रेड वायलेट्स है, रेड ऑरेंज है, येलो ऑरेंज है, तो ये इसी में ही आता है, वार्म्स कलर में। कूल कलर्स ठंडे रंग होते हैं, जिनके बारे में मैं अभी आगे बता रही हूँ। शीतल रंग, ठंडे रंग, वह रंग जो हमारी रेटिना को सुखद शीतलता प्रदान करते हैं, जिन्हें हमारी आंखों को ठंडक मिलती है। तो वे नीला, हरा है। ठीक है, और इनके सहयोग से बने ठंडे स्वभाव वाले जो रंग होते हैं वो कूल उसमें आएंगे। ठीक, जैसे कि वायलेट, ब्लू ग्रीन, येलो ग्रीन। ठीक है, बहुवर्णनीय रंग योजना, जिसको पॉलीक्रोमेटिक कलर स्कीम बोलते हैं। तो जब हम किसी भी चित्र में अनेक रंगों का प्रयोग करते हैं, अनेक रंगों के प्रयोग से उसको तैयार करते हैं, तो वो बहुवर्णनीय रंग योजना कहलाती है। ठीक है, रंगों का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ कलर। जो लाल रंग है ये किसका प्रतीक होता है, प्रेम आलाप का, उत्तेजना का। ठीक है, उत्तेजना, प्रसन्नता, उल्लास, संघर्ष, क्रोध, प्रेम, आवेग, वीरता, श्रृंगारिक रूप का प्रतीक है लाल रंग, ये सभी को पता है। एक स्त्री जो होती है वो लाल रंग का सिंदूर लगाती है, रेड रंग की लिपस्टिक्स वगैरह लगाती है, श्रृंगार का प्रतीक हो गया इसमें। ठीक है, या हार्ट्स जो होते हैं वो रेड कलर्स के होते हैं। ठीक, क्रोध में आंखें क्या होती है, लाल हो जाती है। प्रेम इसी में ही आ जाएगा। आवेग में भी आंखें, क्रोध आवेग एक से ही जोड़ सकते हैं, तो उसमें ये हो जाएगा, आंखें लाल हो जाती हैं। खुशी, खुशी के मारे क्या होता है, उल्लास, खुशी के मारे क्या होता है, चेहरा चमक उठता है, चेहरे पे लालिमा आ जाती है। तो ये सब क्या है, रेड रंग से इसको हम जोड़ते हैं। ठीक है, इसको याद करने का ये तरीका है। आगे देखते हैं, पीला रंग। पीला रंग गर्म है, प्रकाश में है, प्रकाश देता है। अब जो सूर्य है वो हमें प्रकाश देता है, प्रकाश से क्या है, चारों ओर प्रसन्नता फैलती है। ठीक है, पीला रंग इससे क्या होता है, दिव्यता प्रकट होती है। महापुरुषों के चेहरे के पीछे, महापुरुषों के सिर के पीछे भी जो दिव्यता को दिखाते हैं हम, उसमें ये रेड कलर का यूज़ करते हैं, जिससे उनका आभामंडल दिखाई देता है। ठीक है, ये समीपता का, प्रोत्साहन का प्रतीक है और संतुष्टि का भी प्रतीक होता है। आगे देखते हैं, नीला रंग। यह रंग शांति का और शीतलता का प्रतीक होता है, नीला रंग। तो जो शांति, और जहाँ शांति होगी वहाँ एकाग्रता होगी, वहाँ शांति होगी वहाँ एक आशा की किरण भी होगी, लगन होगा, आनंद भी मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, विश्वास और आत्मीयता, सद्भाव, ये सब जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो सब किस में आ जाएगी, इसमें आ जाएंगी, नीले रंग के उसमें। ठीक है, अब हरा रंग, हरे रंग से आप सभी को पता है ये हरियाली का प्रतीक है। हरियाली आएगी, सादगी आएगी, ताजगी आएगी। मन को हरेगा तो मनोहरता का आ जाएगा, विश्राम करने का मन करता है हरियाली में। ठीक है, सुरक्षा का विकास आता है, इसको हम बसंत के उससे भी बोल सकते हैं, यौवन से भी बोल सकते हैं, प्रजनन से भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाले भाव हरे रंग से प्रकट होते हैं। आगे देखते हैं, बैंगनी रंग राजसी वैभव का होता है ये। जहाँ राजसी वैभव होगा वहाँ सम्मान है, रहस्य है, समृद्धि है। राजसी वैभव में समृद्धि होगी। ठीक है, ऐश्वर्य होगा, नाटकीयता, वीरता, तो ये सब इसमें आ जाएंगे। शांत शौकत और मृत्यु का भी ये है। नारंगी रंग जो होता है, नारंगी रंग आध्यात्मिकता से रिलेटेड होगा। जब आध्यात्मिकता से रिलेटेड होगा तो इसमें संन्यास, वैराग्य, दर्शन, ज्ञान, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो आप अगर नारंगी रंग में सिर्फ आप आध्यात्मिकता को लर्न करते हैं, तो आध्यात्मिकता को लर्न करने से आपका ये याद हो जाएगा कि इससे संन्यास भी होता है। जो ज़्यादा आध्यात्मिक व्यक्ति होती है, स्पिरिचुअल व्यक्ति होती है, वे सन्यासी भी होते हैं, उनमें वैराग्य की भावना भी होती है। वे फिलोसोफर्स भी होते हैं, दार्शनिक होते हैं, दर्शन का भी उनको ज्ञान होता है, तो ज्ञान भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, गर्व, प्रेरणा, तो इससे एक पॉइंट से आपके कितने पॉइंट्स इसमें ये याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है। ठीक है,
शांति का प्रतीक वो होगा भाई, जहाँ सच्चाई है वहाँ शांति है, पवित्रता है, शुद्धता है। भाई सफ़ेद रंग को देखने से आपको उज्ज्वलता भी दिखाई देगी, और ठीक है, शांति भी दिखाई देगी, पवित्रता दिखाई देगी, ठीक है, साफ सुथरा सा दिखाई देता है सफ़ेद रंग के, उससे शुद्धता। तो ये सब क्या है, सफ़ेद रंग में आ जाएगा। आगे देखते हैं, काला रंग तटस्थ रंग है। काला रंग, ब्लैक रंग तो आपको पता ही है कि भाई शोक को प्रकट करेगा, शोक, अवसाद, पाप, दुख, तो ये सब अंधकार, तो ये सब इसमें आ जाएंगे। धूमिल रंग, ग्रे रंग संयम और नम्रता का है। काला रंग तटस्थ रंग है, ठीक है। बात करते हैं तान की अब। तो जो तान है, रंगत के हल्केपन और गहरेपन को क्या कहते हैं, तान कहते हैं। रंग का जो हल्कापन और गहरापन होगा वो टोन तान कहलाएगा। तो रंग की प्रकृति को रंगत, ह्यू, जैसे पीलापन, रंगत क्या है, पीले रंग की जो प्रकृति है, पीले रंग की जो रंगत है उसको हम बोलेंगे पीलापन। काले रंग की जो रंगत होगी उसको हमको क्या बोलेंगे, कालापन। नीले रंग की होगी उसको नीलापन, हरे रंग की होगी वो हरापन। तो जो रंगत का हल्का और गहरापन है वो ही क्या है, वो तान है, ठीक है। तान रंगत के सफेद, जिसको व्हाइट टिंट, तथा काले, ब्लैक शेड, ठीक है। टिंट में सफेद रंग मिलाते हैं, शेड में ब्लैक रंग मिलाते हैं। इसका ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। और इसी से ही सफेद और काले रंग के मिलाने से हमें अनेक प्रकार के टोन्स हमें प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। मात्रा के अंतर से अलग अलग मात्रा हम मिलाएंगे, काला रंग ज़्यादा मिलाएंगे तो ज़्यादा डार्क हमें टोन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कोई भी चित्र तान के अभाव में अधूरा रहेगा, ठीक, बिल्कुल सही बात है। यथार्थ अंकन के लिए तान आवश्यक तत्व है। आगे देखते हैं, तान का वर्गीकरण मुख्य रूप से इसको 3 भागों में बांटा है, लाइट टान, मीडियम टान और डार्क, ठीक है, टोन। तो प्रकाशित हल्की टान ये लाइट में आएगी, मध्यम तान मीडियम में आएगी, छाया और गहरी तान जिसको डार्क टोन भी बोलते हैं। तो 3 टोन इसमें बताई हैं। जो पास की आकृति होगी वो गहरी तान, ठीक है। पास की आकृति को हम क्या है, पास का जो चित्र होगा वो हमें क्या दिखाई देता है, अब हम अपनी आंखों से नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो जो हमें पास की वस्तु है वो हमें बड़ी भी दिखाई देती है, पास की वस्तु जो होती है वो हमें क्लियर भी दिखाई देती है, पास की वस्तु जो होती है उनमें हमें डार्क कलर्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो पास की आकृति को गहरी तान से हम संयोजित करेंगे, तान उसमें गहरी टोन्स का यूज करेंगे, डार्क टोन का यूज करेंगे, डार्क टोन्स में लगाएंगे, ठीक है। जो दूर की चीजें होती है वो हमारी आंखों को क्या दिखाई देती है, छोटी भी दिखाई देती है, वो दूर जाकर क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा वो धूमिल हो जाती है, ठीक है, धुंधली धुंधली दिखाई देती है। तो अब दूर की चीज़ों को हम किससे करेंगे यूज़, उसको हम लाइट से करेंगे क्योंकि वो हमें हल्की दिखाई दे रही है, धुंधली दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम द्विआयामी धरातल पर हम त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ टोन, विभिन्न उपायों से तान का प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। इंटरचेंज, परिवर्तन, विलोम पद्धति के द्वारा, कि कोई चित्र सैकिरे तथा सहायक बिंदुओं में विभाजित होता है, ये मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया है, एक्टिव और इनएक्टिव वे में। तो ऐसे में अगर उनका मान बदल दिया जाए, उनकी टोन बदल, उनकी वैल्यू बदल दी जाए तो तान का प्रभाव क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं विभाजन पद्धति, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो किसी चित्र में काले रूप के पास में सफ़ेद रंग का रूप अगर हम प्रयोग कर देते हैं तो चित्र में क्या हो जाता है, गति आ जाती है, वो क्रियाशील हो जाता है, एक्टिव हो जाता है वो। डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि काले के पास अगर हम वाइट रंग का यूज़ कर दें या डार्क के पास अगर हम लाइट टोन का यूज़ कर दें तो एक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो उससे चित्र में क्या आ जाती है, गति आ जाती है। अगर डार्क के पास डार्क डार्क ही लगाए जाएंगे तो क्या हो जाता है, चित्र में एक स्थिरता बन जाएगी। लेकिन अगर हम डार्क के पास लाइट यूज़ करेंगे तो क्या है, एकदम से हमारी जो आंखें हैं वो पूरे चित्र पे दृष्टि डाल देगी, वो एकदम एक्टिव हो जाएगी, हमारी आई से पूरे चित्र में उसकी गति दिखाई देगी। क्रम स्थापना, जिसको हम ग्रेडेशंस बोलते हैं। तो किसी चित्र के निष्क्रियता को क्रम स्थापना पद्धति द्वारा जीवित रूप दिया जा सकता है, ठीक है। निष्क्रियता को क्रम स्थापना पद्धति के द्वारा चित्र जीवित रूप दिया जा सकता है। स्थान, किसी चित्र में दो असामान्य क्षेत्र की आकृति, कोई दो असामान्य क्षेत्र है, उनकी आकृति एक ही तान के हैं और उसके क्षेत्र को क्या हो जाता है, वो महत्व होता है, उसका समान आकार होने पर तान का जो महत्व होता है वो बढ़ जाता है। दो असामान्य क्षेत्र की आकृति है और एक ही तान की है तो उस क्षेत्र का महत्व होता है, समान आकार होने पर तान का महत्व क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, वो ठीक है, वो टोन का महत्व जो होता है, वैल्यू जो होती है उसकी वो बढ़ जाती है। आगे देखते हैं,
तीन प्रकार के तारों से निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। अगर हम लाइट दिखाएंगे, जैसे सफ़ेद रंग है आपका, ठीक है, लाइट टोन में सफ़ेद रंग यूज होएगा, तो भाई वो उल्लास का, प्रसन्नता का, खुशी का होगा। ये हमने वाइट रंग क्वालिटीज देख ली। मीडियम तान जो होगी वो संघर्ष उत्तेजना में आ जाएगी आपकी, जो ऐसे हमने ग्रे कलर्स के उससे देखा था, ठीक है। अब गहरी जो डार्क टर्न होगी वो किसके, विनाश को, रहस्यमय को, ठीक है, विषाद को, इन सब चीजों को इसका अपोजिट हो जाएगा गहरी तान में, ठीक है। आगे देखते हैं पोतवयन, टेक्सचर। किसी भी वस्तु के धरातल का जो गुण होता है वो क्या कहलाता है, वो पोत कहलाता है, टेक्सचर कहलाता है। कि हम उस पर जो हमारा धरातल है, हमारा जो सरफेस है, सरफेस भी बोल देते हैं इसको, जो हमारा सरफेस है वो हमारा कैसा है, धरातल जो है, जो हमारा सरफेस है वो कैसा है, ठीक है। जैसे बहुत सारी शीट्स आती हैं, ऑयल्स कलर की अलग शीट्स आती हैं, ठीक है, तो उसका टेक्सचर थोड़ा अलग होता है, उसमें डॉट डॉट दाने दाने से होती हैं। कुछ हैंडमेड शीट्स अलग आती है, उसका थोड़ा टेक्सचर अलग होता है, ठीक है। कुछ कोमल होते हैं, कुछ खुरदरे टेक्सचर्स होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो धरातल का जो गुण होता है, जो क्वालिटीज होती है उसकी, वो ही हमारा पोत कहलाता है। इंग्लिश में उसको टेक्सचर बोलते हैं। और कला के तत्वों में टेक्सचर्स का भी, पोत का भी विशेष महत्व होता है। और पोत को हम बयान भी बोल देते हैं, ठीक है। चित्रकारों को इसके प्रयोग में विशेष कुशलता प्राप्त करना अनिवार्य होता है, ठीक है। अब पोत वयन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सचर। पोत को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम प्राप्त पोत, प्राकृतिक पोत जो हमें नेचर से प्राप्त होती हैं, अनुकृत पोत जो होते हैं वो कॉपीड होती हैं, सृजित पोत जिसको हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये होती हैं। तो प्राप्त पोत, प्राकृतिक पोत की अगर हम बात करते हैं, नेचुरल टेक्सचर की, तो इसके अंतर्गत वे सभी धरातल आ जाते हैं जो प्रकृति और मानव निर्मित होते हैं। तो प्रकृति के द्वारा होंगे निर्मित या मानव के द्वारा, जैसे काष्ठ फलक, लकड़ी का फलक जो होगा, या पत्थर पे है, पत्थर, ठीक है, ये सब क्या प्रकृति या मानव निर्मित होते हैं। पदार्थ चित्रण में कलाकारों को इसका अध्ययन स्पर्श करके भी करना चाहिए। अनुकृत पोत, कॉपी टेक्सचर्स क्या होता है, अनुकरण पद्धति के द्वारा जो निर्मित होते हैं। यदि भारतीय लघु चित्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि पोत का प्रयोग अनुकृति के आधार पर होते हुए भी अलंकृत बन पड़ा है, ठीक है। आगे देखते हैं सृजित पोत, जिसको हम क्रिएटेड टेक्सचर कहते हैं, जो यंत्रों साधनों की सहायता से इसका हम निर्माण करते हैं, जैसे कि पानी और तेल रंग परस्पर मिलाने पर, मोटे रंग लगाने पर, ठीक है, ये हो जाता है। जैसे पानी लिया हमने, टब लिया, टब में हमने पानी डाला, ठीक है, और उसमें हमने तेल, ऑयल्स भी डाल दिया, ठीक है। सपोज हमने मिट्टी का तेल डाल दिया और उसमें हमने ऑयल्स कलर डाल दी और उसको ब्रश की सहायता से हमने हल्का सा हिला दिया, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो कलर्स हैं वो ऊपर की तरफ ही तैरेंगे, और ठीक है, फिर उसके नीचे से हमने क्या, पेपर निकाल के उसको ऊपर की तरफ से निकाल लिया, नीचे से ले जाकर ऊपर की तरफ निकाल लिया पेपर्स को, तो उस पर क्या, एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है। तो इसी प्रकार से हम जैसे नाइफ से लगाते हैं, नाइफ से कलर्स लगाते हैं, तो उससे क्या, एक मोटा मोटा टेक्सचर हमारा आ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आधुनिक कला में कोलाज पद्धति पोत के प्रति सजगता से विकसित हुई है, और इसी प्रकार पारदर्शी कागज को सतह पर चिपकाकर उससे भी पोत का निर्माण किया जाता है, ठीक। तो चाकू के प्रयोग से भी, नाइफ के प्रयोग से भी अनेक प्रकार के पोत सृजित किए जाते हैं। मैंने जैसे बताया था, मोटे मोटे कलर्स लगा के नाइफ से। आधुनिक कलाकार पिकासो की कृतियों में पोत की आपको विविधता देखने को मिलेगी। आप उनके चित्रों को जरूर अवलोकन करना, जरूर देखना, आपको एहसास हो जाएगा, अपने आप ही फील हो जाएगा कि उन्होंने किस प्रकार से चित्रों का बनाया है, पोत टेक्सचर्स देकर। पोत के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जैसे खुरदरा पोत, जिसको रफ टेक्सचर्स बोलते हैं, स्मूथ जिसको चिकना बोलते हैं, कोमल सॉफ्ट, और कठोर हार्ड टेक्सचर्स बोलते हैं। तो ये निम्नलिखित प्रकार हैं, ठीक है। अंतराल, अंतराल की बात करते हैं। चित्रकार का कार्य क्षेत्र ही क्या कहलाता है, अंतराल कहलाता है, स्पेस कहलाता है, जिस पर चित्रकार क्या है, अपना कार्य करते हैं। तो चित्रकार जो होता है, चित्रभूमि द्विआयामी होता है। जो चित्रभूमि द्विआयामी होता है, उस पर जब चित्र बनाते हैं वो त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक है। यही अंतराल अथवा स्थान होता है। अतः हम कह सकते हैं कि चित्रकार का वह क्षेत्र जिस पर वह रूप का निर्माण करता है, जिस पर वह रूप का निर्माण करता है, चित्रकार का वो क्षेत्र जिस पर रूप का निर्माण करता है, वो अंतराल कहलाता है। ये इसका डेफिनेशन हो गया। अंतराल चित्र का वह तत्व है जिसके अभाव में संयोजन असंभव है। जब तक अंतराल नहीं होगा, जब तक स्पेस नहीं होगा, तो क्या है, संयोजन करना भी असंभव है। अंतराल के अन्य नाम, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मार्कंडेय मुनि ने अंतराल को स्थान कहा है। क्या कहा है, स्थान कहा है। अभिलाषितार चिंतामणि सोमेश्वर प्रथम ने अंतराल का स्थान क्या है, अंतराल को निरूपण कहा है उन्होंने, ठीक है। सम्रांगन सूत्रधार में भूमि बंधन कहा है, ये याद रख लेना, ठीक है। तो अंतराल के लिए स्थान, अंतरिक्ष, आकाश, शून्य आदि का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, अंतराल विभाजन, स्पेस डिवीजन।
अंतराल एक निश्चित आकार में होता है और जब चित्रकार किसी चित्र को रेखा या बिंदु के माध्यम से कोई चित्र निरूपित करता है तो अंतराल क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। जैसे ये हमारा अंतराल है, कोई रेखा खींच दी तो क्या है, ये विभाजित हो गया। ठीक है। अंतराल को दो भागों में बांटा है, समविभाजन फॉर्मल डिवीजन और असम विभाजन। रेखाओं की सहायता से चित्रभूमि को इस प्रकार करना कि दाएं बाएं ऊपर नीचे के तल का भार बराबर हो, इक्वल हो। ठीक है। इसका प्रयोग किसने किया था, माइकल एंजिलो ने, रूबेंस। ठीक है। प्राचीन भारतीय चित्रकार ये करते थे। सम विभाजन का प्रयोग संतुलन के लिए किया जाता है, एकता, शक्ति व समता आदि के भाव को प्रदर्शित करता है, इक्वलिटी के भाव को प्रदर्शित करेगा। असम विभाजन जो होता है, इनफॉर्मल डिवीजन। ठीक है। तो अभिव्यक्ति के आधार पर कहीं भी लाइन खींचे तो वो असम विभाजन है। ठीक है। ये उत्तेजना, प्रगति, सृजन एवं क्रियाशीलता का भाव उत्पन्न करने में सहायक होता है। ठीक है। इस विभाजन में चित्रकार स्वतंत्र पूर्वक जहां उसकी इच्छा होती है, जैसे उसे करना है, वो इनफॉर्मल डिवीजन वो कर लेता है। ठीक। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और टेलीग्राम ग्रुप पर हमारा थर्सडे में क्विज होगा, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।